नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अमित शाह से मुलाकात की है और आखिर इस मुलाकात के पीछे क्या वजह रही होगी, मैं आप सभी को बताता हूं। यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली है और इस मुलाकात के बीच में राजनीति से संबंधित वार्तालाप भी की गई है। अगर हम सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक अब आने वाले विधानसभा उपचुनाव के अंदर बीजेपी राजस्थान की चारों सीटों में अपना कब्जा करना चाहती है और इसी को लेकर के उन्होंने रणनीति बनाने के लिए अमित शाह से मुलाकात की है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब लगभग बीजेपी का वर्चस्व खत्म सा होता हुआ नजर आया है, क्योंकि बीजेपी के अब अगर बड़े नेताओं के रूप में अगर देखा जाए तो सतीश पूनिया जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही एक बड़ा चेहरा बीजेपी में सामने आता है। उसके अलावा अब बीजेपी के अंदर कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आ रहा है। अगर बीजेपी को राजस्थान में दोबारा से आना है तो उन्हें इन सभी के लिए एक प्रतिक्रिया तैयार करनी होगी और उसी पर कार्य भी करना होगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जब से आम बजट घोषित किया गया है तब से बाजारों के अंदर जश्न सा माहौल बन गया, क्योंकि शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में निफ्टी 2.57% तक बढ़त और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो सेंसेक्स ने 3511 अंक उछाल लिया है। यह बहुत ही अच्छी खबर है कि अब शेयर मार्केट में भी पैसा बढ़ता हुआ जा रहा है और अब इसी के चलते हुए आम जनता को भी राहत मिल रही है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि दिल्ली बॉर्डर पर एक तरफ तो किसान और एक तरफ जवान मौजूद हैं। किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तो जवानों के द्वारा उन प्रदर्शन को रोका जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत किसानों को रोकने के लिए 6 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है कि किसान आसानी से अंदर ना घुस सके और उनको वहीं पर रोक दिया जा सके। लेकिन अगर हम टिकैत की माने तो टिकैत का कहना यह है कि यह आंदोलन लगभग अक्टूबर तक चलेगा। अगर ये आंदोलन अक्टूबर तक चला तो इसके अंतर्गत कई बड़े मोड़ भी देखने को मिल सकते हैं। या तो देश की राजनीति बदल सकती है या फिर कुछ भी इसके अंतर्गत संभव है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अब कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दौर भी शुरू होने वाला है और इस दौर के दौरान अब सैनिकों को भी इंक्लूड किया गया है कि वह भी अपनी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत शामिल किए गए मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग और पुलिस कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। यह सभी अब इस टीकाकरण अभियान में अपना नाम लिखा सकते हैं और टीकाकरण करवा सकते हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई थी। दौसा जिले के थाना नांगल राजावतान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अवैध हथकर शराब के विरुद्ध में थाना नांगल राजावतान ने बड़ी कार्रवाई की। नांगल राजावतान थानाधिकारी रामपाल मैं पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं 2500 लीटर अवैध हथकर शराब वॉश को नष्ट भी किया गया है। साथ ही साथ अवैध हथकर शराब की 6 भट्टियों को भी नष्ट किया गया। वहीं थाना क्षेत्र के ग्राम आलूदा की ढाणी मानत वाली में पुलिस ने तबियत की। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल पहुंच चुके हैं आज राजधानी जयपुर में और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। आखिर ये राजनीतिक इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट से। राजधानी जयपुर के अंदर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए चंदे को लेकर के लोगों ने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं घर में हिंदू हूं लेकिन बाहर सेक्युलर, हम देश को सेक्युलर मूल्यों की रक्षा करते हैं। भाजपा ने राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल किया और इसे अपना बना रही है। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद रहे।
अंतर रहेगा। बंसल साहब 5 स्टेट में इलेक्शन है। पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्राउड फंडिंग चुनाव के लिए आपने पैसे जुटाए थे, क्राउड फंडिंग के लिए ऑनलाइन लोगों से। तो क्या इस बार भी क्राउड फंडिंग के जरिए इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी? क्राउड फंडिंग का बहुत अच्छा सिस्टम केरला में चलता रहा है। केरला में हमारा एक हमेशा सिस्टम ऐसा रहा है कि वहाँ घर घर जाके पैसा भी इकट्ठा करते रहते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, एक यूनिट वहाँ का एक अपने आप में एथॉस, एक कल्चर कांग्रेस का वहाँ लंबे समय से वहाँ है। दूसरी जगह सब जगह बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता। उसमें ऐसा है हमारा तरीका कि पीसीसीज के ज़रिए जहाँ जहाँ हमारे पीसीसी हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को हम सलाह नहीं देते कि अपने अपने अकाउंट्स खोलें। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय बंसल साहब, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों की स्थिति के बारे में, कहाँ कहाँ किन किन जिलों में, किन किन ब्लॉक्स में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय हैं, कहाँ पर डिस्प्यूट है, कहाँ पर प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें भवन नहीं बना हुआ है, कहाँ भवन है लेकिन उसका उपयोग सही नहीं हो रहा है, उस कोर्ट में विवाद हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में कुछ दिन पहले हमें नोटिस मिला था। आदरणीय पायलट साहब के समय सब कमेटी भी बनी थी, उन्होंने थोड़ा बहुत आंकड़ा जुटाया था। फिर मुझे निर्देश मिले तो मैंने तमाम जगह पर पता लगा करके वो डाटा हमने इकट्ठा किया है। उस डाटा का विश्लेषण करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे। और हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, आदरणीय सोनिया गांधी जी चाहती है कि प्रदेश हो, जिले हों चाहे ब्लॉक हों, तमाम जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यालय बने। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के होंगे चुनाव। 8 फरवरी को होगा मतदान। जी हां, 8 फरवरी को मतदान किया जाएगा। वहीं चुनाव कार्यक्रम का किया गया है तय कार्यक्रम। साथ ही साथ कार्मिक विभाग ने संघों के चुनाव पर लगी है रोक हटाई। साथ ही इसके बाद पहला चुनाव होगा यह। वहीं करीब 1-1.5 साल बाद यह चुनाव किए जा रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फ्लिपकार्ट के अंदर हुई कोटपुतली में चोरी का खुलासा मात्र 24 घंटे के अंदर कर दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। जयपुर ग्रामीण पुलिस की बड़ी सफलता देखने को मिली है। फ्लिपकार्ट ऑफिस कोटपुतली में लूट की घटना का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया गया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एवं लूट की राशि, पैसों के लालच में लूट की हुई राशि को भी बरामद किया गया। वहीं पैसों के लालच में लूट की साजिश की गई थी और पिछले 3-4 दिन से लूट की योजना भी बनाई जा रही थी। लूट में अपने भाई व एक दोस्त को सहारा में लिया गया था। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट ऑफिस में कार्य करने वाले संजीव शर्मा ने पूरी लूट की साजिश रची थी और जिला पुलिस अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा IPS ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्तों की लोकेशन का पता चलते ही टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए जयपुर में अभियुक्त गुलशन शर्मा, राजेश शेरावत, संजीव शर्मा को गिरफ्तार एवं लूट की राशि बरामद कर घटना का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण के अंदर थाना कोटपुतली के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर फ्लिपकार्ट का ऑनलाइन शॉपिंग का एक ऑफिस है। वहाँ पर कल रात पुलिस को सूचना मिली टेलीफोन के द्वारा कि 2 व्यक्ति आए हथियार की नोक पर। जो संजीव शर्मा वहाँ पर जो प्रबंधक है, उसको बंदूक की नोक पर 4 लाख से अधिक 4,72,000 रुपये लूट के ले गए। इस सूचना पर मामला गंभीर अपराध था। उसमें राम कुमार जी कस्बा SSP कोटपुतली, दिनेश जी यादव CO कोटपुतली, रतन देवासी RP प्रोफेसर, दिलीप SHO कोटपुतली, मनोज SHO अशोक, इनकी विशेष टीम गठित की गई और देशराज साइबर एक्सपर्ट को लगाया गया। लगाने पर मौका निरीक्षण किया गया, मेहनत की गई, CCTV फुटेज देखे गए, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई और
24 घंटे के भीतर भीतर, मैं तो ये कहूँगा कि 8 घंटे के अंदर अंदर ही भरतपुर के अंदर डीजीपी एमएल लाटर पहुंचे हैं भरतपुर एसपी कार्यालय। संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, पुलिस संभाग के सभी एसपी बैठक के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा भी मीटिंग के अंदर मौजूद है। आइए नजर डालते हैं खास खबर की। आप सभी को बता दूं कि नागौर के अंदर छोटी देवी प्रजापत हत्याकांड के मामले में प्रजापत समाज ने ज्ञापन सौंपा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में जून 2020 को हुई छोटी देवी प्रजापति के हत्याकांड मामले में प्रजापति समाज ओशिया ने उपखंड अधिकारी रतनलाल रैगर को ज्ञापन सौंप करके त्वरित जांच कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि 22 जून 2020 को छोटी देवी प्रजापति की गहने लूट करके हत्या कर शव को सूने खंडर में फेंक दिया था और उसके बाद लगातार पीड़ित परिवार मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो मुस्लिमों की गिरफ्तारी की गई और ना ही किसी प्रकार की जांच कार्यवाही। पुलिस अधिकारियों से इस मामले में जब बात की जाती है तो फाइल डीजीपी साहब के पास है कहकर पल्ला झाड़ देता है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा बार बार मांग करने के बावजूद भी केस से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जा रही और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। प्रजापति समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके फाइल को आगे बढ़ाने के साथ त्वरित कार्यवाही की भी मांग की है। साथ ही कार्यवाही नहीं होने पर 9 फरवरी को मेड़ता सिटी एसडीएम कार्यालय के बाहर पीड़ित परिवार व संपूर्ण कुमार समाज ने गिरफ्तारी देने की चेतावनी भी दे दी और इसी दौरान अनोपाराम किंजरी, भंवरलाल माननीय, श्रवणाम नागौर, कमलेश भोमरिया, बद्री राम सीसीए सहित कई लोग वहां पे उपस्थित रहे। किशनगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, फांसी के फंदे पर लटका मिला है युवक का शव। जी हां, फांसी के फंदे के ऊपर युवक का शव लटका हुआ मिला है और साथ ही साथ हत्या या आत्महत्या पुलिस अभी तक जांच में जुटी हुई है। साथ ही साथ सूचना पर पहुंची मौके की बांदरसिंगरी थाना पुलिस और मदनगंज थाना एसएचओ मनीष चारण व किशनगढ़ सीओ भी वहाँ पे मौजूद है। वहीं आप सभी को बता दूं कि पाटन स्थित वीआरएल लॉजिटेक की यह घटना बताई जा रही है। साथ ही साथ हरमाड़ा निवासी 30 वर्षीय रघुवीर प्रजापत के रूप में मृतक की पहचान की गई है। साथ ही वीआरएल लॉजिस्टिक में लगे सीसीटीवी कैमरे को अभी भी पुलिस खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार लग सकता है पुलिस को अहम सुराग। वहीं आप सभी को बता दूं कि मृतक के परिजन पहुंचे हैं राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय किशनगढ़ के अंदर और मृतक के परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। बांदरसिंगरी थाना पुलिस लेकिन अभी मामले की जांच जो कर रही है। आइए नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि 5 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत व रैली को लेकर के दौसा जिले में विधायक जीआर खटाना के आवास पर बैठक की गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में 5 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत व रैली को लेकर के आज कार्यकर्ताओं ने विधायक जीआर खटाना के आवास पर बैठक करके दिन भर तैयारियां की हैं। बैठक की और बैठक में युवा नेता हिमांशु खटाना, आईटी सेल के निवर्तमान जिलाध्यक्ष नरेंद्र बैसला, रूप सिंह पीलवाल, सुबोध पंडित, देशराज फौजी, पंकज माल, हर्ष शर्मा, टीटू शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने तैयारियां की हैं। बैठक वही किसान प्रतिनिधियों ने बेजूपाड़ा पंचायत समिति के नांगल, झामरवाड़ा सहित अनेक जगह पंचायत समिति के खोंड, मुही, दिलावरपुरा, एचेडी, धपावन सहित झाजीरामपीरा, बसवा, पालरा, देवाड़ा, गुल्लाना सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर किसानों को महापंचायत में आने का निमंत्रण दिया है। इस अवसर पर जय सिंह बैरवा, हरिमोहन माल, डॉक्टर हरि सिंह पीलवाल, विजय सिंह सरपंच सहित कई लोगों से जनसंपर्क भी किया गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, किसान आंदोलन के समर्थन में पचवारा का किसान एकजुट हो चुका है। वहीं साथ ही साथ रामगढ़ पचवारा मुख्यालय से कृषि कानून के विरोध में कल निकलेगी ट्रैक्टर रैली और साथ ही
की गुरुवार को रामगढ़ पिथौरा मुख्यालय से लालसोट एसडीएम कार्यालय पहुंचेगी ट्रैक्टर रैली। वहीं कृषि कानून के विरोध में गुरुवार को लालसोट एसडीएम को सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। साथ ही साथ ट्रैक्टर रैली को लेकर के बालाजी गार्डन में किसानों की बैठक भी चल रही है। आइए नजर डालते हैं सिवानी मंडी की ओर। आज अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक उपमंडल परिसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता मास्टर उमराव सिंह ने की। किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा भी की। वह गांव-गांव में आंदोलन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए आगामी योजना के लिए रणनीति तय की है। 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आह्वान पर दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम करने का जो आह्वान आया है, उसको कामयाब बनाने का फैसला लिया गया। 6 फरवरी को उपमंडल के गांव झुंपा चौक के ऊपर नेशनल हाईवे नंबर 52 को पूर्ण रूप से जाम करने का फैसला किया गया है। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव दयानंद पूनिया ने बताया, इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में किसान, महिला, मजदूर, नौजवान भाग लेंगे और इसको कामयाब बनाने के लिए 2 दिन के लिए गांव में प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा। वहीं आप सभी को बता दूं कि सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के चलते हुए आज राजधानी जयपुर के अंदर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने विभिन्न कॉलेजों व स्कूलों के अंदर शिरकत की और अभियान के बारे में बच्चों को जानकारी दी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने बताया कि उक्त कार्यक्रम का विभिन्न स्कूल कॉलेजों में पूरे जयपुर शहर में चलाया जाएगा। चारों जिलों में सभी थानाधिकारी एवं उच्च अधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया है और इसी कड़ी में हरमाड़ा थाना इलाके में बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज, नेफ्ट डिफेंस एकेडमी एवं मुरलीपुरा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में निर्भया स्क्वाड ने सेल्फ डिफेंस के गुर बालिकाओं को सिखाए हैं। बालकों व युवाओं को नारी सम्मान हेतु शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के द्वारा महिलाओं को एवं युवाओं को कानून एवं अधिकारों के बारे में भी सजग किया गया और साथ ही निर्भया मित्र एवं निर्भया सहयोगी भी बनाए गए। ऋचा तोमर डीसीपी मेट्रो एवं सुनीता मीणा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड ने सभी बाल को एवं बालिकाओं को नारी सम्मान के लिए प्रेरित भी किया है। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर चुकी हैं। राजस्थान को इस केंद्रीय बजट से काफ़ी उम्मीदें भी थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रदेश विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। केंद्रीय बजट से उम्मीद पूरी नहीं होने पर अशोक गहलोत सरकार अब प्रदेश के विकास के लिए नए सिरे से रोड मैप तैयार करने की विवश हो चुकी है। राज्य सरकार के इसी माह पेश किए जाने वाले राज्य के संभावित बजट के लिए वित्त विभाग अब नए सिरे से रणनीति बना रहा है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं का आकार कम कर सकती है या फिर उनमें कटौती भी कर सकती है। वित्त विभाग के आला अधिकारी स्वास्थ्य, शहरी विकास और पेयजल की योजनाओं के लिए धन जुटाने के विकल्प भी तलाश कर रहे हैं। पिछले बजट में केंद्र सरकार ने राजस्थान को सबसे ज़्यादा 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी थी, लेकिन सहायता राशि बढ़ाने की उसकी मांग अभी तक पूरी नहीं की है। वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों की माने तो गहलोत सरकार अपने बजट की योजनाओं में कटौती की कैंची चला सकती है। धन के अभाव में सरकार के लिए अपनी योजनाओं को यथावत रखना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा नए सिरे से बजट पर अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए दौसा के पूर्व पुलिस अधीक्षक आईपीएस मनीष अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मनीष अग्रवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड भी मांग सकते हैं। वहीं भ्रष्टाचार के इस केस में आरोपी आईपीएस से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मनीष अग्रवाल जहां भी जिस पद पर रहे हैं वहां पर हमेशा विवादित रहे। गिरफ्तारी के बाद पूर्व एसपी अग्रवाल की मंगलवार रात एसीबी की हवालत में कटी है। तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले में पहले एसीबी के रडार और अब गिरफ्त में आए आईपीएस मनीष अग्रवाल पर दौसा पुलिस अधीक्षक के पद पर
रहते हुए सड़क निर्माण कंपनी से 38 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। इनमें 4 लाख रुपए मासिक बंदी के हिसाब से 7 महीनों के 28 लाख रुपए की मंथली और 10 लाख रुपए एक केस को रफा दफा करने के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं एक और कंपनी से बतौर रिश्वत 31 लाख रुपए वसूलने का भी आरोप है और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के एक केस को रफा दफा करने के लिए 25 लाख रुपए की घूस मांगने की भी उन पर आरोप है। इसकी जांच चल रही है और मनीष अग्रवाल के खिलाफ जम्मू कश्मीर में भी घूस लेने के आरोपी की पुष्टि हुई। एसीबी ने भ्रष्टाचार के इन सभी मामलों में अहम तथ्य भी जुटा दिए हैं। नागनागिन मंदिर के निकट प्रॉपर्टी डीलर अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी पर 2 साल पहले हुई फायरिंग मामले में नयापुरा पुलिस ने अब 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 5 बदमाशों पर 2-2 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित था। प्रॉपर्टी विवाद तो दोनों पक्षों में काफ़ी समय से चल रहा था और फायरिंग की वारदात 2 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर गोल्डी ने बदमाश असलम चिंटू के ऑफिस के बाहर जाकर के हंगामा किया था। नयापुरा सीआई भवानी सिंह ने बताया कि बजरंग नगर निवासी अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी पर नागनागिन मंदिर के पास 4 सितंबर 2018 को 1 दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस वक्त गोल्डी ने नाले में कूदकर अपनी जान बचाई थी और मामले में पुलिस ने अब सरफराज खान पुत्र इस्लाम खान निवासी अमृत नगर थाना बोरखेड़ा, लक्की उर्फ रियाज, सईद रफ़ीक निवासी जमान चौक कोटड़ी, मोहम्मद जुबेर पुत्र मोहम्मद जफ़र निवासी कोटरी, अबरार हसन पुत्र अब्दुल लतीफ़ निवासी पानी की टंकी के पास मोखापाड़ा थाना कैथुनी पोल, सलमान पुत्र समद निवासी नयापुरा के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाना पर बरबाता गिरफ्तार कर लिया है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक सत्र से एक दिन पहले 9 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी। कटारिया ने कहा कि बैठक में सभी विधायकों के पहुंचने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सत्र की तारीख घोषित होने से पहले ही कई विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी और अच्छी संख्या में बीजेपी के विधायकों ने सवाल भी लगाए हैं। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के साथ ही कई जगह अटके विकास कार्य और सरकार पर लग रहे पक्षपात के आरोपों पर सवाल पूछे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने विकास कार्यों के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बात सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। कटारिया ने कह दिया कि कई जगह सरपंचों ने विकास कार्य रोके जाने पर भी विरोध जताया है। महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने को उज्ज्वला योजना में दिए गए गैस सिलेंडर और चूल्हे की आग महंगाई में ठंडी पड़ गई है। गरीब परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर तो दे दिए लेकिन गैस के दाम बढ़ने से लाभार्थी इन्हें रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। योजना में मुफ्त बांटे गए घरेलू गैस के कनेक्शंस में कोरोना काल के दौरान 3 सिलेंडरों की मुफ्त रीफिलिंग भी की गई है, मगर अप्रैल में गैस सब्सिडी बंद होने और दिसंबर के बाद कीमतों में अचानक लगी आग ने गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 2 वक्त की रोटी बनाना मुश्किल कर दिया। राजस्थान में महंगाई के चलते 100% उपभोक्ता सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने सरकार की धुआं मुक्त भारत की योजना को भी पलीता लगा दिया और काफ़ी परिवारों ने महंगाई के कारण गैस के चूल्हे के स्थान पर लकड़ी और कोयले का चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। यानी फिर से गरीब महिलाएं टीबी जैसी बीमारी के करीब पहुंचेंगी। तेल कंपनियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 30% से 35% ही उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता रेगुलर सिलेंडर भरवा रहे हैं। दरअसल सितंबर से सिलेंडर के दाम 700 रुपये तक पहुंच गए थे और पिछले 9 महीने से सब्सिडी भी बंद है। ऐसे में इसका सीधा असर योजना के कनेक्शनों पर दिख रहा है। मार्च 2020 में 845 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर था और इस पर 245 रुपये सब्सिडी आती थी, जबकि अप्रैल 2020 से सिलेंडर 600 रुपये का हो गया और उसके बाद अब ये सिलेंडर 700 रुपये में मिल रहा है। लेकिन सब्सिडी के पैसे पर कैंची चल चुकी है और मुफ्त लाभ के सिलेंडर की गैस
खत्म होने और दाम बढ़ने से उज्ज्वला गैस के सिलेंडरों की रिफिलिंग से उपभोक्ताओं ने मुंह मोड़ लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। जोफ्रा आर्चर भारत के खिलाफ सीरीज के साथ जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में मुश्किल 1 साल की शुरुआत करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज को परेशानी का सामना करने पर इससे बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत के खिलाफ 4 टेस्ट की आगामी सीरीज के बाद सीमित ओवर के 8 मुकाबले होंगे। इसमें इसी टीम के खिलाफ 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले शामिल हैं और इसके बाद आर्चर इंडियन प्रीमियर लीग भारत के खिलाफ स्वदेश में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज और उपमहाद्वीप में T20 विश्व कप में हिस्सा भी लेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ देश का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ों की मरम्मत करने का वर्कशॉप MRO हम भी बन रहा है। इसी के चलते हुए जेवर एयरपोर्ट पर 2 नहीं 5 रनवे बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है और गौरतलब रहे कि अभी तक हवाई जहाज़ों के इंजन की मरम्मत का काम ज़्यादातर खासतौर से सिंगापुर, श्रीलंका और दूसरे यूरोपीय देशों में कराया जाता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच वैक्सीनेशन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिका के CDC चीफ और जाने माने महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर फाउची ने कहा कि संभव है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट इस बात का संकेत दे रहे हों कि वह हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बना रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किए गए दौसा के पूर्व पुलिस अधीक्षक IPS मनीष अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मनीष अग्रवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकता है। भ्रष्टाचार के इस केस में आरोपी IPS से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और मनीष अग्रवाल जहां भी जिस पद पर रहे हैं वहां हमेशा विवादित रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के निर्देश पर तकनीकी रूप से दक्ष बेरोजगार युवाओं को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के जरिए संविदा पर रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। पाँच अगस्त 2019 के बाद में बदलते कश्मीर की तस्वीर जानने के लिए 25 लाख की आबादी वाले गुर्जर समुदाय से जुड़े कर्नल देवानंद गुर्जर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे और आप सभी को बता दूं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और शेड्यूल ट्राई एट्रोसिटी एक्ट पर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। तो कर्नल साहब, स्वागत है आप सभी का हमारे शो के अंदर। बहुत धन्यवाद आपका। आप इस जो ये एक्ट है 2019 के बाद में जो बदलता कश्मीर और वहाँ की जो तस्वीरें हैं उनके बारे में आप जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कश्मीर के अंदर एक 370 धारा ऐसी थी जिसके कारण बहुत सारे बड़े समुदाय को, जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब भी आते थे, शेड्यूल कास्ट भी आते थे, गुरखास भी आते थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में, महाराजा के ज़माने में वहाँ की उनकी सेना में थे। और भारत के विभाजन के दौर में करीब जो भारत पाकिस्तान से जो इस तरफ जो नागरिक आए थे, बहुत सारे लोग प्रभावित थे, करीब 50 लाख के आसपास। पर इसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो गुर्जर समुदाय की है जो शेड्यूल ट्राइब में आती है। तो ये इफेक्टेड थी। ये किस प्रकार थी? तो देखिए 370 के कारण वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे केंद्र सरकार के जो एक्ट्स थे वो लागू नहीं होते थे, क्योंकि वो उसके अंदर अनिवार्य हो जाता था कि कश्मीर की जो विधानसभा है जब तक वो पारित नहीं करेगी लागू नहीं हो सकते हैं। ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक पेश था जिसको 5 अगस्त 2019 के दिन देश के पार्लियामेंट ने उसको हटा दिया और डिलिमिटेशन कानून ला करके उसके अंदर एक नई शुरुआत की। आपने खुद ने कहा कि एक बदलता कश्मीर
तकदीर बदलता भारत जो एक सत्य बात है। उसके बाद देखिए वहां पर जिस प्रकार से टेररिज्म की गतिविधि में कमी आई है, जिस प्रकार से वहां 25 लाख गुर्जर समुदाय, आपने उसकी चर्चा की, उनको न्याय मिला है एसटी एक्ट के माध्यम से, फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से। करीब 8 लाख के आसपास वहां शेड्यूल्ड ट्राइब थे, उनको अपने हक मिले हैं। अब ये दोनों एक्ट इतने जरूरी क्यों हैं, जैसा आपने पूछा कि बाकी मैं इन दो पे क्यों चर्चा आप करना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि 1991 के अंदर चंद्रशेखर जी की सरकार होती है और वो सरकार क्या पारित करती है, शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट पास करती है देश के अंदर विभिन्न इलाकों में, जैसे भी देश की परिस्थिति, नागरिकों को वो लाभ देने के लिए। तो उसके अंदर कश्मीर के गुजरों को 100% उनको एसटी आरक्षण दिया गया। पर देखिए 370 की आड़ में वहां पे विभिन्न जो परिवारों की सरकारें थी, चाहे मुफ्ती की सरकार हो, चाहे अब्दुल्ला की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने एसटी आरक्षण के अंदर गुजरों को नौकरी में तो आरक्षण दिया, वो छोटे मोटे, पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया उसको, इसलिए, और एट्रोसिटी एक्ट भी नहीं लगाया क्योंकि वहां गुजर आर्थिक तौर पे कमजोर हैं। मैं आपको बता दूं कि 1947 से लेकर के जिस प्रकार वो लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन लगी थी, उसके अंदर भी माना जाता, आप भी चर्चा करते रहते हैं कि जब भारत की सेना पीओके पे कब्जा करने जा रही थी तो आगे नहीं बढ़ने दिया गया था और सेना को रोक दिया गया था। सेना को जहां रोका गया था वो पहाड़ियां थी जहां पर दोनों तरफ गुजर बाहुल्य थे, तो बीच के अंदर लाइन आ गई। तो ये जो लोग पहाड़ों में रहते थे उनके बेचारों की शिक्षा वैसे नहीं थी, उनका धंधा वैसे बंद हो गया और लड़ाई के कारण बॉर्डर एरिया में उनका कभी ग्रोथ नहीं हो पाई। और ये एसटी का जो लाभ, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया, एसटी एट्रोसिटीज एक्ट लागू नहीं किया, जिसके कारण उनकी बड़ी प्रताड़ना होती थी। तो जब फॉरेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट जब अभी 2019 के बाद सरकार ने दिया है, तो सबसे बड़ा बदलाव साहब एक ही आया कि वहां पर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, आपको भी पता है डीडीसी के रिसेंटली चुनाव हुए हैं, उसके अंदर भी अच्छे नतीजे सामने बहुत पीसफुल हुआ है। कश्मीर के नागरिकों ने, देश ने दिखा दिया कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। पर उसके अंदर पहली बार, जहां पहले गुर्जर समुदाय के सिर्फ 2 से 3 लोग जीत करके आया करते थे, अब वो भी एक परिवार के आते थे साहब, दादा पोता बेटा, मतलब परिवार चलता था। पहली बार 39 डीडीसी 42 शेड्यूल्ड ट्राइब में से गुर्जर जीत के आए हैं, क्योंकि ये 25 लाख की आबादी है साहब, तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, और ये पहाड़ियों में रहते हैं, शिक्षा नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं है, ये घुमंतू लोग हैं, सर्दी के मौसम में नीचे इलाके आते हैं, गर्मी में पहाड़ों में जाते हैं, कुछ भी इनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो इस शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के वहां आने से इनकी प्रतिनिधित्व बढ़ी है। और एक बड़े मजे की बात है, धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद नागरिकों का, धन्यवाद देश का, जो 39 जीत करके आए हैं साहब, उनमें से 32 तो पहली बार कंटेस्ट किया, ऐसा बताया गया है, और 15 महिलाएं बच्चियां आई हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आया, अब वो अपनी मांग रख सकते हैं। ये तो पहली बात हुई। देखिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब से पहले तो कश्मीर को भारत से अलग कहा जाता था, अलग कहा, लेकिन अब जब से कश्मीर भारत में आ चुका है और वहां पे जब से डीडीसी के चुनाव वगैरह हुए हैं, तब से कश्मीर की स्थिति बहुत बदल गई है। वहां पर बहुत शांति का माहौल भी है, लेकिन दूसरी ओर बॉर्डर पे लगातार युद्ध देखने को मिल रहे हैं, कभी चाइना तो कभी कोई और। आपकी इस बात से पहले मैं थोड़ा सा आपके फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर आपकी बात छूट गई थी, मैं पूरी कर दूं, इजाजत दे तो आप। तो उसमें क्या था कि इसके कारण एक बदलाव आ गया। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या था कि देखिए साहब, ये जो गुर्जर बकरवाल, जिस समुदाय के साथ मैं जुड़ा हूं, जहां हमारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं देश को बताना चाहूंगा, जिस दिन 370 हटा था 5 अगस्त को, और किसी ने तिरंगा लेकर के समर्थन किया था भारत का और इस संविधान में बदलाव का, वो गुर्जर थे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये ज्यादातर पहाड़ों में रहते हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा की, इनको शिक्षा नहीं है, इनके पास गरीबी है, भेड़ बकरी है, घुमंतू हैं, और ये जंगलों में रहते थे डर के मारे। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1970-80 के बीच में देश में आता है, इसको 2006 में गवर्नमेंट ने इनके पूरा राइट्स दिए, जो जंगल में रहने वाले हैं, बड़े सोच समझ के। कश्मीर की सरकार ने, कोई भी सरकार है, इन्होंने नहीं दिया, वो दे सकती थी चाहती, पर नहीं। इसमें था क्या, इसमें देखिए साहब, जो घुमंतू और वन में रहने वाले लोग हैं, जैसे हमारे इस एक्ट में दिया गया कि पहला हक इनका है, और उसके साथ साथ नेचर को भी बचाना है। आपने देखा होगा कि जिसकी मर्जी आती थी जंगलों में, क्योंकि रहते थे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, इनके घर के पट्टे नहीं थे, ये घुमंतू थे, ये एक बहक का सिस्टम होता है, चराने पहाड़ों में जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इनकी बहुत बुरी स्थिति। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट से हुआ क्या है साहब कि ये लागू हो गया। लागू होने से क्या हो गया कि हर ग्राम सभा के लेवल पर फॉरेस्ट कमेटीज बनेंगी गांव की। वो कमेटी अब इनके कोई भी
झगड़े होंगे दो तरीके से, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक कम्युनिटी लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा क्या समस्या है, क्या जमीन है। कम्युनिटी लेवल पे जैसे पहाड़ों में जाते थे, चराने की जगह भैक है, तो ये सारों में प्रावधान सरकार ने कर दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से कश्मीर के मेरे नागरिकों को, भाइयों को बताना चाहूंगा, हकूक सरकार ने दिए हैं, पर जो हमारे राइट्स लेना हमें लेना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। आपको जो तंत्र में प्रक्रिया बताई है ग्राम सभा में, जिस पर फॉरेस्ट कमेटी बने उसका पालन करें। कोई अनियमितता की शिकायतें आई थी, हमने चर्चा की और सरकार सुधार कर रही है, नहीं कर रही है तो हम उठाएंगे मुद्दे। तो मैं ये मानता हूं फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, अब हमको अपने हकूक लेने हैं। और सरकार से भी गुजारिश है कि आपके अधिकारियों को बोलिए कि वो कमेटी अपनी मन की मर्जी से नहीं करे। संविधान में दिया गया है 1/3 उसके अंदर से एसटी कैटेगरी के होंगे और 1/3 महिलाएं होंगी। अगर 15 अगर आप उस ग्राम सभा में बनाते हैं तो 10 एसटी के होंगे। अब वो लोगों को पता होना चाहिए और अपने हक हैं, जमीन के नाम है, 3 महीने का समय है, ज्यादा चाहिएगा सरकार ज्यादा देगी। तो ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने अगला सवाल किया कि शांति आई। बिल्कुल शांति आई। देखिए, जब 25 लाख आबादी आप में विश्वास करती है देश में, क्योंकि देखिए साहब पहले भी ये देशभक्त लोग थे, ये सरकार और सेना के साथ थे, पर अब इन्होंने जो संदेश दिया है शांति का, तो अंदर तो आप देख रहे हैं शांति बहुत हद तक हो चुकी है। सरकार भी बहुत एक्टिव है, नागरिक भी हैं। और वैसे भी कश्मीर के 90% लोग तो बेचारे शांति प्रिय हैं साहब, बदमाश तो बाहर से थे। अब जो आपने सवाल किया कि देखिए अंदर तो शांति आ गई, पर बॉर्डर पे बहुत अच्छा सवाल किया साहब, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। देखिए कि जिस दिन ये हमारा बदलाव आता है तो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर महोदय कहते हैं कि हम अब पीओके लेंगे, और पीओके यानी एक्साइज चीन। ये एक्साइज चीन गड़बड़ का शब्द बोल दिया उन्होंने चीन के लिए। चीन की नींद उड़ गई, क्योंकि चीन एक गलियारा बना रहा है पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर से, और वो हमारा नीचे समुद्र से जाके मिलता है। जब भारत सरकार ने उसका विरोध किया, वो मानते नहीं थे, पार्लियामेंट में पास कर दिया तो वो हताशाय हो गया। उसने क्या किया, वो दबाव बनाने के लिए हमारे पास अरुणाचल और एक्साइज चीन में जहां हमारा 1962 में 37,900 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया था। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा सक्शगाम वैली जो पाकिस्तान ने दिया, यूं करके टोटल 42,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में। उन्होंने उधर से दबाव बनाना शुरू किया, और गलवान के अंदर जिस तरह आपको पता है, पर चीन भूल गया। ये देश बदल चुका है, ये सरकार वो नहीं है जो आप कब्जा करेंगे चुप बैठेगी। भारत के सैनिकों ने, सरकार ने, नागरिकों ने चीन को जो जवाब दिया गलवान में, हमारे 20 वीर गति को प्राप्त हुए। पर देखिए साहब, उन्होंने चीन को ऐसा धराशायी किया है कि चीन खड़े होकर देख नहीं पा रहा है। अब चीन अब दोबारा नहीं आ पाएगा वहां पे, उस मौके पे नहीं आएगा। पर देश को आगाह करूंगा कि चीन चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये देखिए कोरोना वायरस बीमारी है, बैठने वाला नहीं है, बिल्कुल तो भारत भी चुप बैठने वाला नहीं है। हमें जागरूक, बदलता भारत है, और ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा बदलाव भी कर सकती है। देश बदलाव करेगा, मुझे देश पे पूरा यकीन है। सरकार हमारी चौकन है, सेना हमारी बहादुर है, और कश्मीर के नागरिक अब एक साथ खड़े हो गए हैं कि देश की तरफ कोई आंख उठाएगा हम स्वीकार नहीं करेंगे। सरकारें आए, सरकारें जाएं, पर आपने बहुत सही कहा, देश बदल रहा है, देश इसके तैयार है इस चुनौती का सामना करने के लिए। एक ही मेरा आग्रह है देश से और आपसे भी कि देखिए, देश के बाहर की ताकतों से लड़ने के लिए सेना सक्षम है, सरकार सक्षम है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी। कुछ अंदर जो देश के दुश्मनों की जो आवाज बोलते हैं उनका बहिष्कार आप करें, उनको एक्सपोज आप करें, और देश के अंदर जो देश को बदनाम करने का दुनिया में काम करते हैं, घर घर में लड़ाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाओ फैसला करो, पर देश को जो अंदर से रह करके कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप मेरा सबसे आग्रह है उनको एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल, अब ये बदलता हुआ भारत है, और इस बदलते हुए भारत पर आखिर अब कोई भी राज नहीं कर सकता है। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए News 19। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।